Hello and welcome to Target Gurukul. This is your educator and mentor Dipali. और फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको एक्सट्रीमली अपोलोजाइज, मैं आपकी क्लासेस नहीं ले पा रही थी बिकॉज आपकी मैम का भी पेपर चल रहा था, बट आई एम नॉट, नाउ आई एम फ्री। अब आप जितना हो सके अब मेरे साथ ये करंट अफेयर्स रिवाइज कर सकते हो। अगर आपका एग्ज़ाम 2 जून को भी है, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो LLB एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, अगर वो आपका 2 जून को भी है तो आप फ्रीली इस सीरीज़ को फॉलो कर लो। ये वन स्टॉप सोल्यूशन है आपके करंट अफेयर्स का। यहाँ पे मैं आपको स्टैटिक भी समझाती चलूँगी, प्लस आपके करंट अफेयर यानी कि डायनेमिक पोर्शन भी कवर होते चलेंगे, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को बस आपको क्या करना है, एक बार देखना है, उसके बाद PDF डाउनलोड करके इसको एक बार थॉरोली पढ़ना है। बहुत लेंदी वीडियो नहीं होने वाली है, बहुत लेंदी PDF नहीं होने वाला है, बहुत कम PDF है, 20-30 पेजेस का है या फिर शायद उससे भी कम है ये, ठीक है। तो इस PDF को आप पढ़ना है और उसके बाद हो सके तो आपको 2x मोड पे एक बार फिर से ये वीडियो देख लेनी है फॉर योर गुड रिविजन, ठीक है। तो क्योंकि देखिए लास्ट मोमेंट पे हमें डायनेमिक पोर्शन चाहिए होता है, और अगर आप अभी भी नहीं पढ़े हो कोई करंट अफेयर तो ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है, इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। तो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं आपका करंट अफेयर कवर करूँगी विद योर स्टैटिक पोर्शन, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको 7th शेड्यूल के बारे में बताऊंगी। क्यों बता रही हूँ? क्योंकि 7th शेड्यूल न्यूज़ में था। अब 7th शेड्यूल क्या है? तो ये 7वीं अनुसूची है आपके संविधान की। तो इसमें क्या हुआ कि एक एनालिसिस रिपोर्ट आई जिसपे 7th शेड्यूल की वर्किंग पे रिलीज करी गई थी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर जिसके हेड होते हैं। तो इस 7th शेड्यूल में जो कि आर्टिकल 246 से कॉन्स्टिट्यूट हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले ये याद रखना, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 246। तो आर्टिकल 246 से क्या शेड्यूल, कौन सा अनुसूची आया है? 7वां, ठीक है। क्यों? अब देखिए यहाँ पे क्या है, इट स्पेसिफाइज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अब 7वीं अनुसूची में क्या बात करी जाती है? 7वीं अनुसूची में आपका जो पावर्स का विभाजन किया गया है, जो शक्तियों का विभाजन किया गया है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ठीक है, बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, और जो कि हमारा फेडरल नेचर दिखाता है उसको दिखाया गया है 7th शेड्यूल में, ठीक है। वो सारी बातें 7वें अनुसूची में लिखी हुई हैं। अब इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? तो आपको सबसे पहले ये पता है कि हमारा यूनियन लिस्ट होती है। यूनियन लिस्ट यानी कि जो हमारी केंद्र सरकार होती है वो किन किन विषयों पे अपना जो किन किन विषयों पे वो रूल्स बना सकते हैं, लॉ बना सकते हैं, वो हमारा यूनियन लिस्ट कहलाती है। तो उसमें कितनी एंट्रीज हैं? 97 एंट्रीज हैं। उसके बाद हमारा स्टेट लिस्ट आता है, राज्य सरकार, तो वो 66 एंट्री कंसिस्ट करती है, और कॉन्करेंट लिस्ट वो हमारा 47 एंट्रीज कॉन्स्टिट्यूट करती है। तो यहाँ पे आपको आर्टिकल 246 एक अच्छे से याद रखना है। 7वीं अनुसूची में क्या किया गया है? शक्तियों का विभाजन किया गया है, तो ये आपको याद रखना है। और उसके साथ साथ आर्टिकल 248 कन्फर्स रेसिड्यूरी पावर। देखो आर्टिकल 248 जस्ट इसके 2 आर्टिकल्स के बाद हमें रेसिड्यूरी पावर्स के बारे में भी पता चलता है, जो कि आपके ब्रिटिश टाइम से ही होता आ रहा था। पहले उसे क्वीन देखती थी और आज वो पार्लियामेंट के अंडर है, यानी कि सेंट्रल यूनियन लिस्ट के अंडर हो जाता है। रेजिडरी पावर्स जो हैं उस पे पावर ऑफ ज्यूरिसडिक्शन यानी जो लॉ बनाने का उसके सब्जेक्ट्स पे अधिकार किसको है? तो ये याद रखिएगा, ये सेंटर को है। दे आर नॉट मेंशन्ड इन द स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोगों को ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है, और काफ़ी अच्छे एग्जाम्स में देखिए, सिर्फ ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पर्पज़ से मैं नहीं पढ़ा रही हूँ। यहाँ पे आपके LLB एंट्रेंस जितने भी होंगे, चाहे वो फिर BHU का ही क्यों ना हो, BHU, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे एंट्रेंस एग्जाम भी आपसे ईजिली क्रैक होंगे जस्ट फॉलोइंग दिस सीरीज ऑफ करंट अफेयर। अब देखो उसके बाद क्या बात होती है कि रेजिडरी पावर भाई स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट तो नहीं कंक्लूड कर दिया, यानी रेजिडरी पावर्स जो होती हैं उन पे सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट का अधिकार होता है अंडर आर्टिकल 248। प्रोसीजर फॉर अमेंडिंग 7th शेड्यूल। अब अगर 7वें अनुसूची को आपको अमेंड करना है, चेंज करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई करना पड़ेगा, यानी आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये बात याद रखना,
कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ही आप 7वीं अनुसूची को अमेंड कर सकते हो। तो ये इम्पॉर्टेंट है। ये जो आर्टिकल 368 है ये भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, तो इसको भी याद रखना फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। ठीक है, अब इट रिक्वायर्स क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आर्टिकल 368 में, तो हमेशा हमें स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू चीज़ें अमेंड करनी पड़ती हैं अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपको स्पेशल मेजॉरिटी याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आई डोंट थिंक इतना डीप जाएंगे, बट फॉर द सेक ऑफ द नॉलेज, फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज, मैं आपको ये बता दूं कि स्पेशल मेजॉरिटी में 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी प्रेजेंट होने चाहिए और फिर 2/3 मेंबर वहाँ पे वोट करने चाहिए। और उसके साथ साथ ऑल्सो द कॉन्सेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर बाय अ सिंपल मेजॉरिटी। तो कॉन्सेंट जो है आधे स्टेट लेजिस्लेचर्स की भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप किसी स्टेट के लिए लॉ बना रहे हो तो आपको ये भी याद रखना है कि उसके लिए लॉ बनाते वक्त उसकी चीज़ों को भी ध्यान में आपको रख के चलना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रैशनल फॉर एम्फेसाइज ऑन स्ट्रॉन्ग सेंटर इन इंडियन फेडरल सेटअप। अब देखो, आपको पता है कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में हमेशा मांग हुई है कि एक स्ट्रॉन्ग सेंटर बनाया जाए। जो फेडरल सेटअप है ना हमारा, स्टेट और यूनियन वाला, इसके अंडर भी ये मांग होती है कि यूनियन को थोड़ा ज़्यादा पावर दिया जाए फॉर द स्ट्रॉन्ग सेंटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बात होती है, भले पीडीएफ इंग्लिश में है, मैं आपको हिंदी में लाइन बाय लाइन बताऊंगी, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। पार्टीशन एपिसोड, अब देखो एक तो पार्टीशन की चीज़ें क्या है, मतलब जो सब्जेक्ट पार्टीशन किए गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा सेंट्रल के वेटेज में ज़्यादा रहते हैं, मतलब वो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट वहाँ ज़्यादा डाले गए। देयर वॉज अ एमिनेंट नीड फॉर द स्ट्रॉन्ग सेंटर, है ना। पार्टीशन के देखिए ये यहाँ पे पार्टीशन किस टाइम की बात कर रहे हैं, जब पार्टीशन हमारा हो रहा था तो उस टाइम पे एक स्ट्रॉन्ग सेंटर की नीड थी, क्योंकि एवरी स्टेट डिमांडिंग फॉर दियर सॉवरेनिटी, है ना, एंड द चॉइसेस वाज मेड इन द लाइट ऑफ द पार्टीशन टू सिक्योर द यूनिटी ऑफ इंडिया। अगर इंडिया की यूनिटी बरकरार रखनी है तो स्ट्रॉन्ग सेंटर रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप स्टेट्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाओगे तो वो तो फिर अपने आप को अलग करने की कोशिश करेंगे। दे वांट कि एक नया कंट्री बना ले। कभी कभी तो जब स्टार्टिंग में ऐसा ही हो रहा था, तो इसी वजह से जो पार्टीशन का एपिसोड था उस वक्त हमको स्ट्रॉन्ग सेंटर की नीड थी फॉर द यूनिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद क्या है, द प्रिंसली स्टेट्स प्रॉब्लम। अब प्रिंसली स्टेट्स की भी प्रॉब्लम थी उस टाइम कि 40% ऑफ द टेरिटरी जो अकाउंट थी वो प्रिंसली की थी, यानी प्रिंसली स्टेट्स थे। और उसके साथ साथ 30% जो ओवरऑल पॉपुलेशन थी सब कॉन्टिनेंट की, मर्जिंग देम ऑल, वो इनटू अ सिंगल एंटिटी नीड्स स्ट्रॉन्ग सेंटर। तो 30% जो पॉपुलेशन थी वो तो यही चाहती थी कि उसको स्ट्रॉन्ग सेंटर मिले। फिर भी देखो थर्ड पॉइंट क्या है, टू इनेबल द बैलेंस ग्रोथ। अगर आपको बैलेंस ग्रोथ चाहिए तो कोई तो एक ऐसा स्ट्रॉन्ग पावर आपके ऊपर होना चाहिए जो कलेक्टिव यूटिलाइजेशन करवाए, है ना। कलेक्टिव यूटिलाइजेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। कलेक्टिव यूटिलाइजेशन क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर किसी एक पर्टिकुलर स्टेट को आप ज़्यादा पावर्स दे रहे हो और दूसरे को कम दे रहे हो तो ये तो ब्रीच ऑफ पावर हो जाएगा, और इसी वजह से कलेक्टिव यूटिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस हो जाता है। वहीं पे अगर हम बात करें डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया की, तो इंडिया की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी, अभी भी है, इस वजह से एक स्ट्रॉन्ग सेंटर की भी नीड है। तो कभी आपको लॉजिकल क्वेश्चन भी करने हो कि स्ट्रॉन्ग सेंटर क्यों चाहिए, तो उसके लिए भी ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देन नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस के लिए भी स्ट्रॉन्ग सेंटर बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब देखो ये चीज़ एग्जाम में नहीं आएंगी तो आपको पढ़ना नहीं है, मैंने बस वीडियो में समझा दिए कि आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, इलेक्टोरल फंडिंग। अब देखो ये काफ़ी न्यूज़ में था। इलेक्टोरल फंडिंग क्या है कि रीसेंट रिपोर्ट आई थी एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की, यानी कि एडीआर की, और उसमें जो डोनेशंस थे वो अननोन सोर्सेज से तो आ ही रहे थे, कंप्राइज मोर देन हाफ ऑफ फंडिंग रिसीव बाय 8 नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। मोर देन हाफ, ठीक है, मोर देन हाफ फंडिंग जो है वो 8 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के लिए आई थी, और पॉलिटिकल पार्टी आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिवील द नेम ऑफ द इंडिविजुअल। अब आपको पता है कि जब इलेक्टोरल फंडिंग होती है तो सबसे पहले तो यही समझ लो क्या होता है ये, जब हमारे इलेक्शन होते हैं
तो उस टाइम पे हम चाहें कुछ इलेक्टोरल बॉन्ड्स निकलते हैं, ठीक है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो एलीट क्लासेस होती हैं, जिनके पास अच्छा पैसा है और जिनको थोड़ा सा चैरिटी करनी है टू द पॉलिटिकल पार्टी, तो वो एक अपनी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड देते हैं किसी एक अमाउंट का, जिसमें उनकी जो आइडेंटिटी होती है, उनका जो नाम होता है, वो सब रिवील नहीं होता है, वो सब छुपा कर रखा जाता है। और किस पार्टी को दे रहे हैं बस ये पता होता है, बाकी ये सब नहीं बताया जाता कि कौन है, कौन दे रहा है, तो ये सब नहीं पता होता है। तो उसको हम इलेक्टोरल फंडिंग कहते हैं, यानी जो हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को पर्टिकुलर फंडिंग दे रहे होते हैं थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स, ठीक है। तो अब देखो क्या हुआ इसमें कि पॉलिटिकल पार्टी आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिवील द नेम। पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनको रिवील करने का जो पर्पस है वो रिक्वायर्ड ही नहीं है, वो नहीं कर सकते, और ऑर्गेनाइजेशन का भी नाम नहीं कर सकते। गिविंग लेस देन 20,000 नॉर दोज हु डोनेटेड विया इलेक्टोरल बॉन्ड। अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू किसी पॉलिटिकल पार्टी की मदद कर रहे हो तब भी आपका नाम रिलीज नहीं करेगी वो, ठीक है, रिवील नहीं करेगी। और उसके साथ साथ 20,000 से कम तक की अगर फंडिंग आप कर रहे हो तब भी वो पॉलिटिकल पार्टी आपका नाम रिवील नहीं करेगी। तो ये होती है, ये चीज़ याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगर घुमा के पूछे जाएंगे तो आपको आंसर करने में मदद होगी। आउट ऑफ द टोटल इनकम फ्रॉम अननोन सोर्सेज द शेयर ऑफ द इनकम फ्रॉम द इलेक्टोरल बॉन्ड वाज 83.4%। तो 83.4% का इलेक्टोरल बॉन्ड जो था वो रिलीज हुआ, ये एडीआर की रिपोर्ट में सिंपल कहा जा रहा था। अब देखो इश्यूज क्या है इलेक्टोरल फंडिंग में, कि कोई लिमिट ही नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज पे। अंडर सेक्शन 77 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951, ये एक एक्ट होता है, ठीक है। अभी आप इतना डीप में नहीं इसको पढ़ो, बट मैं आपको रिफ़र करूँगी कि जब आपके एग्ज़ाम्स हो जाएं तो ये सारे एक्ट्स आप ज़रूर पढ़ो फॉर द नॉलेज, ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आपकी। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951 में जो सेक्शन 77 है, और उसके साथ साथ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 में, वो क्या करता है, वो लिमिट लगा देता है ऑन द इलेक्शन एक्सपेंडिचर्स ओनली फॉर कैंडिडेट्स, ठीक है। तो कैंडिडेट्स पे लिमिट लगा देता है, याद रखना, ओनली फॉर कैंडिडेट्स। सच अ लिमिट इज एब्सेंट इन द केस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एक्सपेंडिचर। यानी आप पॉलिटिकल पार्टी कितना भी खर्च करें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कैंडिडेट खर्च नहीं करना चाहिए। तो ये कैसा रूल है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पे ऑब्स्क्योर आपको दिखाई देंगी चीज़ें, थोड़ी चीज़ें आपको क्लियर नहीं रहेंगी, ठीक है। उसके साथ साथ क्या है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड सोर्सेज ऑफ द फंड, है ना। सोर्सेज ऑफ फंड पता ही नहीं है, कहाँ से पैसा आ रहा है ये पता ही नहीं है। एज अ रिजल्ट देयर इज नो इन्फॉर्मेशन ऑफ डोनर। डोनर की इन्फॉर्मेशन नहीं है पॉलिटिकल पार्टी को, किसको डोनेट कर रहा है, किस टाइम डोनेट कर रहा है और कितना डोनेट कर रहा है। कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव बाय द पार्टी आर ऑल्सो 100% एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स। देखो एक और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी आती है इसके सामने, कि 100% उस पर इनकम टैक्स लगेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। उसके साथ साथ कॉरपोरेट और पॉलिटिकल पार्टी नेक्सेस होता है। क्या है इसका मतलब, कि कॉरपोरेट भी डोनेशन करते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज वगैरह हैं वो भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करती हैं, और जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंटली ग्रो कर रही हैं मार्केट में। ऑल्सो द एनोनिमिटी प्रोवाइडेड बाय द इलेक्टोरल बॉन्ड फर्दर स्ट्रेंथन दिस नेक्सेस। अब अगर इलेक्टोरल बॉन्ड में अभी मैंने आपको बताया कि आपकी आइडेंटिटी, आपका नाम रिवील नहीं होगा, तो ये एनोनिमिटी के कारण, ये जो गुप्तता रखी गई है, ठीक है, ये हमको पता ही नहीं है कौन है, कौन कर रहा है, इस वजह से और ज़्यादा नेक्सेस जो है वो स्ट्रेंथन हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है, मजबूत हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड्स, अब देखो क्या होते हैं, यहाँ पे भी समझाया गया है, तो आप इसको पढ़ सकते हो फ्रॉम पीडीएफ। क्या होते हैं ये, इंटरेस्ट फ्री फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। सबसे पहली बात, ये कोई सिटीजन ऑफ इंडिया या फिर कोई इनकॉर्पोरेटेड बॉडी कंट्री के अंदर परचेज कर सकती है। कितने तक के होते हैं ये, तो 1,000, 10,000, 100,000, 1 मिलियन और 10 मिलियन तक के ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते हैं। अब इन बॉन्ड्स में देखिए, व्हेन मे सच बॉन्ड्स बी बॉट, ऐसे बॉन्ड्स को लाया कब गया, ऐसे बॉन्ड्स को लाया कब जाता है, जब अवेलेबल फॉर परचेज फॉर 10 डेज, 10 दिन के लिए होते हैं, इन जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर।
उसके बाद लाइफ स्पैन कितना होता है, तो 15 दिन के अंदर अंदर इनको डोनेट करना पड़ता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जिसको आप करना चाहते हो। और बस आपको इतना याद रखना है, और एक बैंक याद रखना है आपको, SBI, ठीक है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स आपको सिर्फ इस बैंक से ही मिलेगा, SBI से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी लार्जेस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं इन दी इंडिया, ठीक है। बस इतना याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्या है, पैनल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर। अब आपको पता है ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा और बहुत वाइज डिसीजन लिया था कि जो इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट होगा वो कुछ लोगों के थ्रू होगा। अब वो कौन लोग हैं, तो देखिए, रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट इन अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023 जो केस है, उसमें रूल किया कि इलेक्शन कमिश्नर एंड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर दो होते हैं, ठीक है, 3 लोग होते हैं। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और इसके अंडर 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। तो ये इन तीनों लोगों का जो अपॉइंटमेंट होगा वो कौन करेगा। देखो, टेम्परेरी मैकेनिज्म क्या है कि द पैनल वुड कंटिन्यू टू एडवाइज द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगा पैनल ऑन द अपॉइंटमेंट अंटिल द पार्लियामेंट इनैक्ट द लॉ। जब तक पार्लियामेंट लॉ नहीं बना देता तब तक तो पैनल ही एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर। अब इलेक्शन कमिश्नर की इंडिपेंडेंस क्या है, द मूव इज एम्ड एट इंसुलेटिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC एंड इलेक्शन कमिश्नर फॉर द एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस से दूर रखना है उसको, ठीक है। उसके साथ साथ क्या, एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस का मतलब ये हो जाएगा कि PM CM के जो इन्फ्लुएंसेस होते हैं उनके जो वो अगर मतलब सॉरी इंटरफेरेंसेस होते हैं, मतलब अगर वो किसी में किसी को अपनी मन मर्जी का चुनना चाहते हैं तो वो नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस वजह से भी इन एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस से दूर रखने के लिए भी थोड़ा इंडिपेंडेंस इलेक्शन कमिश्नर की बहुत ज़रूरी होती है। उसके बाद परमानेंट सेक्रेटरीट, तो सुप्रीम कोर्ट है ना, हैज़ ऑल्सो आस्क्ड द पार्लियामेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट टू पुट इन प्लेस अ परमानेंट सेक्रेटरीट। एक परमानेंट सेक्रेटरीट बनाओ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था पार्लियामेंट को, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे और बॉडीज़ हैं, आपको और बॉडीज़ अगर आपको पढ़नी हो तो आप इस PDF को डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। यहाँ पे लोकपाल वगैरह की बात है, CBI का अपॉइंटमेंट कौन करता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का कौन करता है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का कौन अपॉइंटमेंट वगैरह करता है, तो ये आप पढ़ सकते हो। देन देखिए, यहाँ पे एक बात हुई थी GST अपीलेट ट्रिब्यूनल की, GSTAT की। अब क्या है ये GST अपीलेट ट्रिब्यूनल, इसमें द फाइनेंशियल बिल 2023 प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। एक ट्रिब्यूनल बनाने की बात करी फाइनेंस बिल 2023 में, जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। ये क्या है, इन द 49 GST काउंसिल मीटिंग अ रिपोर्ट ऑफ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स वाज एक्सेप्टेड विच रिकमेंडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ GSTAT, जिन्होंने बोला कि एक GSTAT बनाने की ज़रूरत है, एक गुड्स और सर्विसेज पे एक अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाने की ज़रूरत है जिसके डिसीजंस लिए जाएं। अब फाइनेंशियल बिल जो 2023 का है उसमें अमेंडेड सेक्शन 109 ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ऑफ 2017। अब आपको यहाँ से एक चीज़ याद रखनी है कि 2017 में आपका लाया गया था GST, ठीक है। इसकी डेट आप कमेंट सेक्शन में बताओ कब लाया गया था, किस दिन। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द क्रिएशन ऑफ GSTAT की जो कमीशन है उसके जो बेंचेस हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए लाया गया था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ GSTAT हैज़ बिन पेंडिंग इन, अब GSTAT की बात 2017 से ही की जा रही है लेकिन वो पेंडिंग था, अब ये फिर से मामला थोड़ा सा न्यूज़ में आ गया है। अब देखो, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या होता है, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। तो सबसे पहले तो याद रखना ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि कई टैक्सेस को सबस्यूम करके बनाया गया है, मिलाकर बनाया गया है, लाइक एक्सरसाइज ड्यूटी, वैट जो आपका वैल्यू एडेड टैक्स लगता था, सर्विस टैक्स लगता था। अब एक बात बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्या है ये कि GST के अंदर कुछ वैल्यूज़ हैं जो इंक्लूड नहीं करी जाती हैं। क्या क्या नहीं इंक्लूड किया जाता है GST के अंदर, तो अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी एंड बेसिक कस्टम ड्यूटीज़, तो इसको हम GST के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं।
और ये जो है 2017 में इम्प्लीमेंटेड थी, ठीक है। और इसके लिए कौन सा अमेंडमेंट हुआ था? 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज मार्क इट, ठीक है, इसको मार्क कर लो और ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे एग्जामिनेशन में, तो इसको गलत मत करना है। उसके बाद क्या है, ये क्या बोलता है कि 1 कंट्री 1 टैक्स सिस्टम, इस चीज की मांग करता है कि एक कंट्री और उसका एक टैक्स सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो जीएसटी काउंसिल में क्या है कि तो इसका सेक्रेटरीट न्यू दिल्ली में है। उसके बाद जेनेसिस कैसे होता है, तो इसका आर्टिकल 279A में 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016 से हम जीएसटी काउंसिल बनाते हैं। एक जॉइंट फोरम होता है सेंटर और स्टेट्स का, ठीक है, इसमें सेंटर और स्टेट का जॉइंट फोरम होता है जिसमें जीएसटी को इम्प्लीमेंटेशन कैसे करा जा रहा है, कैसे किया जाए, ये सब डिस्कशंस होते हैं। अब इसका चेयर पर्सन कौन होता है, तो याद रखना फाइनेंस मिनिस्टर होता है, और इसके मेंबर्स में बहुत सारे लोग होते हैं तो उसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, चेयर पर्सन याद रखना फाइनेंस मिनिस्टर होता है, यानी अभी के टाइम पे ऑनरेबल जो निर्मला सीतारमन जी हैं वो होंगी, ठीक है। अब आपको यहाँ पे देखिए जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के बारे में बताया गया है, ये एक सेकेंड अपील फोरम है, ठीक है। तो जितने भी हाईलाइटेड वर्ड हैं सिर्फ इनको आपको एक बार थॉरो रीडिंग देनी है। ये एक अपीलेट अथॉरिटी होगी, यानी कि यहाँ पे जाके हम अपील कर सकते हैं, और ये रिविजनल अथॉरिटी भी होगी, यहाँ पे जो डिसीजंस हैं उनका रिविजन होगा, ठीक है, तो ये याद रखना है। उसके बाद ये यूनिफॉर्मिटी बरकरार रखेगा सेंटर और स्टेट में, और उसके साथ साथ प्रिंसिपल बेंच और स्टेट बेंच जैसी 2 चीज़ें भी आने वाली हैं। प्रिंसिपल बेंच में जिसमें प्रेसिडेंट होगा, जुडिशियल मेंबर्स होंगे, टेक्निकल टीम होगी सेंटर और स्टेट की, और इसका जो लोकेटेड कहाँ होगा, न्यू दिल्ली में होगा। सिर्फ जो प्रिंसिपल बेंच होगी वो प्लेस ऑफ सप्लाई का जो चीज़ें हैं उसको हेयर करेगी, उन केसेस को हेयर करेगी जो सप्लाई साइड से आ रही होंगी, डिमांड साइड से नहीं, ठीक है। और उसके बाद जो स्टेट बेंच होंगी उनका भी अपना अलग चीज़ें होंगी। तो बस आपको इतना जितना मैं बता रही हूँ इतना याद रखना है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। उसके बाद आता है ऑफिस ऑफ लोकपाल। तो ऑफिस ऑफ लोकपाल क्यों न्यूज़ में था ये पहले जान लो। पार्लियामेंट्री पैनल ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस law and justice in its report found that Lokpal has not prosecuted a single person for a graft till date। आज तक लोकपाल ने किसी एक पर्सन को भी प्रोसिक्यूट नहीं करा है, यानी दंड नहीं दिया है फॉर द पर्सोनल। अब ये याद रखना किसने करवाया, ये पार्लियामेंट पैनल ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड लॉ एंड जस्टिस, ये एक पैनल था जिसने ऐसी रिपोर्ट में बताया कि लोकपाल ने ऐसा ऐसा किया है। अब देखो पब्लिक ग्रीवांसेस क्या होता है, ग्रीवांसेस का मतलब आप खूब समझते होगे, यानी शिकायतें, ठीक है। तो जो शिकायतें होती हैं उन्हें हम ग्रीवांसेस कहते हैं। अब लोकपाल के बारे में सबसे पहले आप थोड़ा सा जान लो क्या है लोकपाल। तो लोकपाल एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्या होती है स्टैट्यूटरी बॉडी, मैंने पहले भी अपने लेक्चर्स में बताया है। स्टैट्यूटरी बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ऐसी 2 बॉडीज होती हैं, और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो होती है, आप नाम से ही समझ जाओ उसको। स्टैट्यूटरी बॉडी वो बॉडी होती है जिनको लॉ के थ्रू बनाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो बॉडी होती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ जो हमारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, मतलब वो ना तो लॉ के थ्रू बनाई गई हैं ना तो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बनाई गई हैं, वो किसी एग्जीक्यूटिव के रिजोल्यूशन के थ्रू बनाई गई होंगी, उनको हम बोलते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो बस आपको इतना यहाँ से याद रखना है, ठीक है, ओके। इतना आपको याद रखना है कि स्टैट्यूटरी बॉडी है हमारी लोकपाल, ओके। देन इसको किस एक्ट में और किस साल लाया गया था, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट था 2013 का, उसमें लाया गया था। और ये क्या करता है, ये क्रिएशन करवाता है लोकपाल की फॉर यूनियन एंड लोकायुक्त फॉर द स्टेट। तो लोकपाल होता है यूनियन को देखने वाला, उनके जो ऑफिसर वगैरह अगर ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, ग्रीवांसेस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जस्टिस एंड लॉ नहीं दे रहे हैं, तो उन सारे चीज़ों को लोकपाल देखता है यूनियन के, और लोकायुक्त देखता है स्टेट पे। 2013 में लाया गया था ये, और ये करंट लीगल और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को फैसिलिटेट करता है। ये ड्यूटी है इन लोगों की कि ये ढंग से देखें कि चीज़ें काम कर रही हैं कि नहीं, ठीक है। अब देखो ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द लोकपाल, तो लोकपाल किस किस पे चीज़ें कर सकता है, मतलब किस किस को देख सकता है कौन ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो प्राइम मिनिस्टर तक को देखने की पावर इसके अंडर होती है। उसके साथ साथ मिनिस्टर्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ग्रुप A, B, C, D ऑफिसर्स,
और ऑफिशियल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको पता है लोकपाल और लोकायुक्त के लिए बहुत बवाल भी हुआ था अन्ना हजारे और आप जानते हो अरविंद केजरीवाल के टाइम पे। तो उसी के थ्रू ये लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट आया था 2013 का, जिसमें लोकपाल को इन पे जो है चीज़ें दर्ज करने जुरिस्डिक्शन का अधिकार है। और उसके साथ साथ चेयरपर्सन्स, मेंबर्स, ऑफिसर्स, डायरेक्टर्स ऑफ एनी बोर्ड, कोई कॉरपोरेशन है, कोई सोसाइटी है, कोई ट्रस्ट है, कोई ऑटोनोमस बॉडी है, तो इन सब पे ध्यान और पैनी नज़र रखती है लोकपाल। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट में ऐसा मिला कि इन लोगों ने अभी तक एक सिंगल प्रोसिक्यूशन भी नहीं किया है। ठीक है, एनी सोसाइटी और ट्रस्ट और बॉडी दैट रिसीव फॉरेन कंट्रीब्यूशन अबव 10 लाख, अगर 10 लाख से ज़्यादा की कंट्रीब्यूशन आती है फॉरेन, तो भी ऐसी ट्रस्ट या सोसाइटी के ऊपर लोकपाल अपनी निगाह रखता है। अब लोकपाल में होता कौन कौन है, तो लोकपाल में मैक्सिमम 8 मेंबर्स हो सकते हैं, जिनमें 50% जो है वो जुडिशियल मेंबर्स होते हैं, जुडिशरी से आते हैं। 50% ऑफ द मेंबर ऑफ लोकपाल शेल बी फ्रॉम SC, ST एंड OBC मिनॉरिटी एंड वुमेन। तो जो 50% है वो SC, ST, OBC मिनॉरिटी वुमेन आ जाएंगे, और जो 50% है वो जुडिशियल मेंबर्स आ जाएंगे। ऐसे करके हमारी 8 मेंबर्स की बॉडी बन जाएगी। उसके बाद इनके अपॉइंटमेंट कौन करवाएगा, तो चेयरपर्सन एंड द मेंबर ऑफ द लोकपाल। कौन अपॉइंटमेंट कराएगा, तो प्रेसिडेंट करवाएंगे, या फिर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमिटी। टर्म ऑफ ऑफिस कितना होता है, तो ये 5 साल तक अपना ऑफिस होल्ड कर सकते हैं, या फिर 70 साल तक की उम्र तक अपना ऑफिस होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, सैलरी एंड अलाउंसेस। अब देखो, आपको यहाँ से क्या तुरंत दिमाग में आना चाहिए, आपको याद रखना चाहिए कि सैलरी एंड अलाउंसेस की बात किस शेड्यूल में करी गई है। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो सेकंड शेड्यूल में करी गई है। ठीक है, अनुसूची जो दूसरी है उसमें हम ये बात करते हैं। रिमूवल ऑफ लोकपाल, लोकपाल को रिमूव कौन करेगा, तो प्रेसिडेंट करेगा। रिफरेंस कर सकता है सुप्रीम कोर्ट को कि इनका जो मिसबिहेवियर है इस वजह से हम इनको हटा रहे हैं, तो ऐसा करके हट सकता है। और रीअपॉइंटमेंट भी हो सकता है। ठीक है, अगर 5 साल की ख़त्म हो गई अवधि, तो अगर उसी पर्सन को फिर से बनाना है तो वो फिर से बन सकता है। उसके बाद कंप्लेंट फॉर्मेट होता है कुछ, तो इतना डीप नहीं जाना है, मैं फिर बोलूँगी एक लेवल तक पढ़नी है आपको इसमें। ठीक है, एक लेवल तक पढ़ोगे तो चीज़ें याद रहेंगी। जितनी चीज़ें मैं बता रही हूँ प्लीज़ उसको बस नोट डाउन करते चलिएगा। विंग्स ऑफ लोकपाल क्या है, विंग्स ऑफ लोकपाल हैज़ 2 मेजर विंग। एक इंक्वायरी विंग होती है, एक प्रोसिक्यूशन विंग होती है। यानी एक होगी इंक्वायरी करेगी, और अगर पर्सन फाउंड हुआ कि ये गलत था, इसने कुछ तो ऐसा गलत किया जिसकी वजह से ब्रीच ऑफ दैट लोकपाल एक्ट हुआ है, तो प्रोसिक्यूशन विंग उन सारे मामलों को देखेगी। ठीक है, देन आप यहाँ पे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन देख रहे होगे, तो ये एक इंटरनेशनल लॉ की चीज़ डाली गई है। क्यों डाली है, क्योंकि आप यहीं पे UN जनरल असेंबली ने ये जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन है ये अडॉप्ट किया था 2003 में, तो इसकी बात करी गई, और 2005 में इंडिया इसका पार्टी है, इस वजह से इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये नाम से ही आप पहचान लो, करप्शन के अगेंस्ट होगा, यानी हम उससे लड़ेंगे, करप्शन से कॉम्बैट करेंगे, प्रिवेंट करना चाहेंगे चीज़ों को। और ये ओनली लीगली बाइंडिंग यूनिवर्सल एंटी करप्शन इंस्ट्रूमेंट है, तो ये याद रखिएगा। UNCAC एक सिर्फ अकेला लीगली बाइंडिंग यूनिवर्सल एंटी करप्शन इंस्ट्रूमेंट है। ओके, देन है इशूज़ विद लोकपाल इन इंडिया। तो लोकपाल के बहुत सारे इशूज़ हैं। डीले इन अपॉइंटमेंट होता है, यहाँ पर ढंग से वैकेंसी फिल नहीं करी जाती हैं, परफॉर्मेंस बहुत ख़राब होता है। तो इस वजह से, क्योंकि आपको पता है लोकायुक्त हमारा स्टेट्स देखता है, तो स्टेट्स में इसकी और बुरी हालत चल रही है, इसी वजह से इसको थोड़ा सा ध्यान देने वाला ये विषय बन गया है लोकपाल और लोकायुक्त। ठीक है, आई होप आपको बहुत समझ में आया होगा यहाँ से। देन नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट था रेगुलेशन ऑफ फेक न्यूज़। तो फेक न्यूज़ का रेगुलेशन करने को बोला गया। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि MIT बोलते हैं जिसको हम, उसने क्या किया, उसने नोटिफाई किया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इमीडिएटरी गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स रिलीज किए 2023 के MIT ने, और उसमें रेगुलेशन कर रही थी फेक न्यूज़ का। क्योंकि आपको पता है फेक न्यूज़ आजकल कितनी जल्दी जो है फैल जाती हैं, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत की बातें हो जाती हैं फॉर आवर नेशनल सिक्योरिटी एज वेल। राइज इन नंबर ऑफ फेक न्यूज़, तो फेक न्यूज़ में नंबर में राइज हुआ है।
A total of 1527 cases of fake news were recorded in 2020 against 489 cases in 2019. तो 2019 में सिर्फ 400 के आसपास केसेस थे, आज 1000 के आसपास हो गए 2020 की NCRB रिपोर्ट में। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा ये डिस्टर्बिंग फैक्ट हो गया है। अब देखो डिस्टर्बिंग सोशल फैब्रिक, आपको पता है फेक न्यूज़ से हमारी सोशल फैब्रिक जो है, जो हमारी सामाजिक चीज़ें चल रही हैं, शांति से चल रही हैं, वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा ही डिस्टर्ब हो जाती हैं। बिकॉज उस टाइम क्या हो जाता है कि कम्युनिटीज़ एक दूसरे के कम्युनल वायलेंस होने लगता है एक दूसरे के अगेंस्ट। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो यहाँ पे शेयर ऑफ द फेक इमेज एंड पासिंग इट ऑफ, एक फेक इमेज की जो फेक इमेज आई थी वो शेयर हुई और इतना ज़्यादा शेयर हुई कि वेस्ट बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में एक कम्युनल वायलेंस हो जाता है 2017 में। तो इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा ये फेक न्यूज़ेस थ्रेट हैं फॉर द सोशल फैब्रिक ऑफ इंडिया। यूज़ ऑफ मिलिटेंट एंड एंटी करप्शन एंटी सोशल ऑर्गेनाइजेशन, और जो मिलिटेंट्स का यूज़ करने लगते हैं और उसके साथ साथ जो एंटी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी इसके थ्रू प्रोपेगेंडा स्प्रेड करते हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी स्प्रेड करते हैं, जिसकी वजह से देश में बहुत दिक्कतें आने लगती हैं। तो इस वजह से ये न्यूज़ में था। ठीक है, तो आपको बस इतना यहाँ से याद रखना है। फिर था इफर्ट बाय द गवर्नमेंट टू काउंटर फेक न्यूज़। तो क्या इफर्ट लिए हैं? सेक्शन 505 IPC का सेक्शन, स्टेटमेंट कंडक्टिंग टू मिसचीफ, पब्लिक मिसचीफ, र्यूमर वगैरह अगर आप फैला रहे हो पब्लिक में, ठीक है, अफवाह वगैरह फैला रहे हो, तो ये आपको सेक्शन 505 ऑफ IPC इंडियन पेनल कोड ऑफ 1867 में धरा जाएगा। उसके साथ साथ दिल्ली डिक्लेरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है UNSC की फाउंड है, काउंटर टेररिज्म कमेटी बिठालती है और उसमें इंडिया भी मेंबर है, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और PIB का फैक्ट चेकिंग यूनिट होता है, तो वो भी फैक्ट चेक करता है कि ये न्यूज़ सच है या फिर फेक है। ठीक है, उसके बाद है एनिमी प्रॉपर्टी। देखो एनिमी प्रॉपर्टी क्या है, रिसेंटली जो यूनियन होम मिनिस्ट्री थी उसने स्टार्ट किया था प्रोसेस फॉर इवेक्शन एंड सेल ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखिए पहले तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ, ये जो करंट अफेयर हैं ये वो करंट अफेयर हैं जो हम जनरली देखते नहीं हैं और इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। तो आपको ये चीज़ यहाँ पे पता चलेगी कि आपको क्या क्या चीज़ें देख के चलनी है और हर एक चीज़ को कितना ज़्यादा यूटिलाइज करना है अपनी लाइफ में। क्योंकि इजी करंट अफेयर तो सबको पता होते हैं कि रिसेंट में अभी प्रेसिडेंट जो चुनी गई वो कौन है, वो किस कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, ये सब सबको पता है, और कौन से वो नंबर की थी। लेकिन ये कोई नहीं पढ़ेगा कि एनिमी प्रॉपर्टी क्या होती है। अगर आ गया क्वेश्चन तो वहाँ पे फंस जाओगे, इसलिए इन सब चीज़ों को पढ़ के आपको जाना है। According to Home Ministry notification, the guideline for the disposal of enemy property have been changed, under which the process for eviction of enemy property now shall be initiated with the help of district magistrate और deputy commissioner। तो जो enemy property है, enemy property का मतलब है जो ऐसे states, जो ऐसी countries जो कभी हमारे दुश्मन नहीं कहेंगे बट एनिमी के उसमें गिनी जाती थी, तो लाइक फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, तो उनको जो उनका जो सारा प्रॉपर्टी का एविक्शन है, जो प्रोसेस है, वो सारा चीज़ें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डेप्यूटी कमिश्नर के अंतर्गत आ चुका है। ठीक है, तो वो जो है होम मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किया था। ओके, तो आपको इसके बारे में बस इतना जानना चाहिए। मैं आपको ये बता देती हूँ एनिमी प्रॉपर्टी होती क्या है। तो एनिमी प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है, वो एसेट होता है जो कि हेल्ड या मैनेज किया जाता है ऑन बिहाफ ऑफ एनिमी सब्जेक्ट और एनिमी कंपनी। किसी एनिमी सब्जेक्ट या एनिमी कंपनी के बिहाफ पे जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो एसेट्स होते हैं, उनको हेल्ड और मैनेज किया जाता है, तो उसको हम एनिमी प्रॉपर्टी कहते हैं। और ये किसी इंडिविजुअल ने अगर छोड़ दी है, लेफ्ट कर दी है, और वो माइग्रेट कर गया पाकिस्तान या चाइना, और फिर वो अब इंडिया का सिटीजन नहीं रहा है, तो भी उसको हम एनिमी प्रॉपर्टी बोलते हैं। और इसमें क्या क्या आता है, इसमें लैंड आती है, बिल्डिंग आते हैं, शेयर्स आते हैं, कंपनी, ज्वेलरी, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो आपको बस इतना इसके बारे में पता होना चाहिए। फिर देखो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक न्यूज़ था। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने नोटिफाई किए थे रूल्स फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फॉरेन लॉयर एंड फॉरेन लॉ फर्म्स 2022। तो की हाइलाइट्स क्या थी? अलाउज फॉरेन लॉयर्स एंड लॉ फर्म्स टू रजिस्टर विद द BCI टू प्रैक्टिस इन इंडिया।
बोला कि जो फॉरेन लॉयर्स हैं उन लोगों को बीसीआई में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, ताकि वो फॉरेन लॉ की प्रैक्टिस कर पाए इंडिया में. नाउ प्रैक्टिस इज नॉन लिटिगियस मैटर which would be laid down by BCI in consultation with Ministry of Law. देन उसके बाद आपको यहाँ पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में पता होना चाहिए. बार काउंसिल ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया था पार्लियामेंट ने, ठीक है, तो पार्लियामेंट याद रखना. किस एक्ट के अंतर्गत किया था? एडवोकेट एक्ट ऑफ 1961 के अंतर्गत किया था. और उसके साथ साथ स्टैट्यूटरी फंक्शन होते हैं कि वो स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट दिखाता है, इटिकेट सिखाता है एडवोकेट्स को. तो ये सारी चीज़ों के लिए स्टैट्यूटरी फंक्शंस होते हैं. और उसके साथ साथ वो राइट्स और प्रिविलेजेस, इंटरेस्ट, ये सब एडवोकेट को देता है. उनकी यूनिवर्सिटीज़ को रिकॉग्नाइज करता है कि उन्होंने कहाँ से अपना लॉ डिग्री लिया था. और उसके साथ साथ देखो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में कौन कौन मेंबर होता है. तो स्टेट बार काउंसिल होता है हर एक स्टेट में, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है. ठीक है, तो आपको ये याद रखना है. देन स्टेट बार काउंसिल का जो इलेक्शन पीरियड होता है वो 5 ईयर्स का होता है. ये आपको याद रखना है यहाँ से. ओके, नेक्स्ट था कंज्यूमर डिस्प्यूट्स. तो कंज्यूमर डिस्प्यूट्स न्यूज़ में थे. कंज्यूमर डिस्प्यूट्स क्या हैं? सुप्रीम कोर्ट इज नॉर्म फॉर सेलेक्शन ऑफ कंज्यूमर कोर्ट प्रेसिडेंट मेंबर्स. सुप्रीम कोर्ट ईज नॉर्म्स क्या थे? वो अंडर आर्टिकल 142 में थे, जो कि यंगर टैलेंट ऑफ इंडिया को अट्रैक्ट कर रहे थे कंज्यूमर डिस्प्यूट्स. तो इसमें क्या हुआ? मैंडेटरी जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस था उसको रिड्यूस किया गया है. नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, बट थोड़ा सा आप कंज्यूमर डिस्प्यूट्स को पढ़ लो तो ये याद रखना कंज्यूमर डिस्प्यूट्स किस एक्ट के अंतर्गत आते हैं. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019 के अंदर आते हैं. तो इतना अगर आपको पता है तो यू कैन गो थ्रू विद दैट करंट अफेयर. देन विंस्टर फ्रेमवर्क. तो विंस्टर फ्रेमवर्क क्या है? तो यूके गवर्नमेंट ने रीच किया था एक लैंडमार्क डील विद यूरोपियन यूनियन, जिसमें पोस्ट ब्रेक्सिट, आप ब्रेक्सिट जानते होगे, यानी कि जो हमारी यूरोपियन यूनियन थी, ठीक है, जो हमारी यूके गवर्नमेंट थी वो एग्जिट हो गई थी फ्रॉम दिस यूरोपियन यूनियन वाला कॉन्सेप्ट बोरिस जॉनसन के टाइम. तो इस वजह से ये पोस्ट ब्रेक्सिट के बाद एक लैंडमार्क डील हुई है यूके गवर्नमेंट और यूरोपियन गवर्नमेंट के बीच, और जिसको हम बोलते हैं विंस्टर फ्रेमवर्क. तो बस आपको इस बारे में इतना ही जानना है. देन ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स. अब देखो अगर ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स आया है तो मैं आपको बोलूँगी ऑपरेशन जितने भी अभी तक हुए हैं, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन दोस्त, ये सारे ऑपरेशंस जो न्यूज़ में थे, दिस इज़ योर होमवर्क कि इसको यहीं पर इसके साथ ख़त्म कर लेना. ठीक है, जितने भी ऑपरेशन इंडिया ने लेड किए हैं, ऑपरेशन देवी शक्ति, गंगा, यमुना, जितने भी हैं, ठीक है, उन सारे ऑपरेशंस को आपको आज ही ख़त्म कर देना है, बिकॉज ये न्यूज़ में रहते हैं तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है. अब देखो यहाँ पे मैंने वो ऑपरेशन डाला है जो न्यूज़ में रहता है बट हम ध्यान नहीं देते हैं. तो क्या है ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स? इज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम कमिटमेंट फॉर 2.3 बिलियन फॉर यूरो फॉर मिलिट्री एड एंड सपोर्ट टू यूक्रेन. तो यूनाइटेड जो किंगडम था उसने मिलिट्री एड और सपोर्ट दिया था यूक्रेन में. एज यू नो यूक्रेन रशिया वॉर के टाइम पे, तो उसको ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स बोला गया था. देन आपको बस इतना इसके बारे में पता होना चाहिए. देन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट क्या है? तो इसने इशू किया था अरेस्ट वारंट फॉर व्लादिमीर पुतिन, बिकॉज वो यूक्रेन के खिलाफ वॉर कर रहे थे. तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया था. आईसीसी स्टार्टेड पुतिन बियर्स इंडिविजुअल क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी. बोल दिया कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो इस क्रिमिनल एक्टिविटी की जो कि यूक्रेन में आपने करवाई है ऐसा करके. तो इस वजह से वो न्यूज़ में हो गया था. अब यहाँ पे देखिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ओके, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे के इस्टेब्लिशमेंट की बात करी जा रही है. तो मैं आपको बस एक एडवाइस दूंगी, प्लीज़ डोंट रीड दिस. ठीक है, इसको रीड मत करिएगा, अदरवाइज वेस्ट ऑफ टाइम होगा. मन हो तो आफ्टर एग्जाम ज़रूर रीड करना, बट अभी रीड मत करना, बिकॉज ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा. आपको ये सारी चीज़ें इन योर लॉ स्कूल पढ़ाई जाएंगी, बट ये फॉर द सेक ऑफ नॉलेज मैंने अटैच किया. अगर आपको मन हो तो ज़रूर पढ़ना.
देन आता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, बहुत फेमस है, सब जानते हैं। उसने क्या किया, उसने 3 बिलियन का बेल आउट जो है श्रीलंका का क्लियर किया था, बिकॉज श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही थी इस वजह से। और आईएमएफ की बात करते हैं डायरेक्ट हम, तो आईएमएफ किस वुड कॉन्फ्रेंस से हुआ था, तो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस से ये फॉर्म हुआ था 1944 में, और फर्स्ट ज्वाइन द आईएमएफ टू बी एलिजिबल टू ज्वाइन द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ठीक है, तो कंट्रीज जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के थे वो इसके भी बन गए थे मेंबर। आपको पता है इंडिया भी मेंबर बना था इसका अंडर आवर क्राइसिस। देन इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन करवाता है, ये सारी चीज़ें करवाता है। तो आपको ये तो नहीं याद करना है, बट आपको ये याद रखना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नाम की रिपोर्ट और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये दो रिपोर्ट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों ही आईएमएफ के द्वारा निकाली जाती हैं। फिर बात करते हैं हम न्यू डेवलपमेंट बैंक की। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक क्यों न्यूज़ में था, इसने जो था अनएनिमसली इलेक्टेड फॉर्मर ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट एज ए न्यू प्रेसिडेंट। तो ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट जो हैं अगेन एनडीबी के प्रेसिडेंट बन गए हैं। अब एनडीबी फॉर्म कब हुआ, किसने फॉर्म किया, तो इसने ब्रिक्स कंट्री ने फॉर्म करवाया था। ब्रिक्स में कौन कौन आता है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स कंट्री ने फॉर्म करवाया था 6 समिट में, और 2015 से ही ये न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है काम कर रहा है। ठीक है, तो आपको इतना इसके बारे में पता होना चाहिए। देन बात करते हैं हम थ्रेटाइजेशन ऑफ आर्म फोर्सेस की। तो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया अभी रिसेंटली इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल डिसिप्लिन बिल, और ये बिल्स हैं बिकॉज अभी इंट्रोड्यूस हुए हैं। अब जब अगर पार्लियामेंट इनको अप्रूव कर देगी तो ये लॉ भी बन जाएंगे। ठीक है, जब प्रेसिडेंट का इस पर एसेंट मिल जाएगा। की फीचर्स क्या थे बिल के, कि इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो मतलब आपके आर्म फोर्सेस को थ्रेट है उससे रिलेटेड ये बिल है। बस आपको इतना जानना है कि आर्म फोर्सेस जो आपकी हैं उनको जब थ्रेट पहुंचता है तो उससे रिलेटेड, उनकी सर्विस से रिलेटेड एक ये बिल है। इतनी चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, इसीलिए मैं ज़्यादा डीप नहीं जा रही हूँ, बिकॉज डीप जाने पे क्या होगा, आप इसको भूल जाओगे। और मेरी कोशिश भुलाने की नहीं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइम में रिवाइज करवाने की है, इस वजह से मैं इसको अभी ऐसे देख रही हूँ। अब थ्रेटराइजेशन की आपको मीनिंग बता देते हैं, तो क्या है, इट रिफर्स टू द इंटीग्रेटेड और जॉइंट थ्रेट कमांड where all the man-powered assets of the Indian Army, Navy and Air Force will be under single operational control in geographical region। ठीक है, तो एक सिंगल ऑपरेशनल कंट्रोल के अंदर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों रहने वाले हैं। पर्पस क्या है कि ये जॉइंटनेस को प्रपोज करेगा, इसका यही मेन पर्पस है कि ये जॉइंटनेस, ये तीनों फोर्सेस की जॉइंटनेस को जो है अचीव करें, कोऑपरेशन को बढ़ाया जाए इन तीनों फोर्सेस के बीच। देन अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यूआपा भी बोलते हैं इसको, या यूआपा वो बोलते हैं, 1967 का, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। डिक्लेयर किया सुप्रीम कोर्ट ने कि मेयर मेंबरशिप ऑफ बैंड ऑर्गेनाइजेशन विल बी अ क्राइम अंडर यूएपीए। तो यूएपीए के अंडर अगर आप बैंड ऑर्गेनाइजेशन हो तो उसकी मेंबरशिप भी लेना एक क्राइम माना जाएगा। ठीक है, ओवर रूलिंग द 2011 जजमेंट, इसमें 2011 की जजमेंट को ओवर रूल करते हुए ये फिर से रिस्टोर किया था। ठीक है, गिल्टी ऑफ एसोसिएशन से रिलेटेड हैं चीज़ें, तो आपको इसके बारे में ये जानना है। फिर मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं कि क्या है यूएपीए। तो ये इनाक्ट किया गया था ताकि इफेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ सर्टेन अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हो पाए, क्योंकि कुछ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ लाइक टेररिस्ट एक्टिविटीज़ और रिलेटेड मैटर की हो जाती है। आपने देखा भी था जब वो सीए बिल लाया गया था, तो उस टाइम भी काफ़ी लोग इसके अंडर जो हैं वो गिरफ्तार हुए थे, काफ़ी सारे प्रेस ब्यूरोज हुए थे, तो आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। देन मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। क्या है मनी लॉन्ड्रिंग, आज हम ये पूरा ख़त्म करेंगे, इसीलिए थोड़ी लेंदी हो रही है, बट आई होप आप यहाँ तक क्लास तक बने होंगे, क्योंकि आपकी अगर फोकस यहाँ तक है तो बहुत अच्छा है, आपको एग्ज़ाम क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता है, अगर आप अभी भी इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो। मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस ने नोटिफाई किया 2023 में अमेंडमेंट फॉर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग मेंटेनेंस 2005, और इसमें कुछ की चेंजेस लाए गए हैं।
जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट मैं आपको बताती हूँ। इसमें एक दर्पण पोर्टल नीति आयोग का लाया गया था, मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड है। बस इतना याद रखना कि मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड दर्पण पोर्टल है जो कि नीति आयोग ने लाया था, क्योंकि ऐसी चीज़ें आ जाती हैं तो इतना पढ़ लेना। देन इनिशिएटिव्स भी हैं, कुछ स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क्स होते हैं, कुछ इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क होते हैं। स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क्स यानी लॉ होते हैं। कौन सा लॉ बनता है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ऑफ 2002 बनता है इसमें, जिसमें पीएमएल रूल्स होते हैं कि आपकी कौन सी मनी लॉन्ड्रिंग कहलाएगी, किस टाइम पे आपको प्रोसिक्यूट किया जाएगा, क्या इलीगल है क्या लीगल है, ये सारी बातें यहाँ पे डिस्कस होती हैं। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट बनाया गया है, ईडी कहते हैं जिसको हम, और एक फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया की भी बनाई गई है, ठीक है। देन एम्पावर्ड रेगुलेटर्स होते हैं, आरबीआई है, सेबी है, ठीक है, आईआरडीएआई है। तो ये सारी इसकी रेगुलेशन बॉडी हैं, और कुछ सीबीआई वगैरह बॉडी भी इसकी बन जाती है। देन बात आता है आफ्सपा। आफ्सपा क्या है? आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। ये क्या है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने डिसाइड किया कि कुछ डिस्टर्ब एरिया हैं, टू रिड्यूस द डिस्टर्ब एरिया अंडर आर्म फोर्सेस। आफ्सपा के अंदर जो कुछ डिस्टर्ब्ड एरिया हैं उनको रिड्यूस किया जाए। कहाँ होंगे वो? नागालैंड, असम एंड मणिपुर। तो ये 3 स्टेट्स का नाम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नागालैंड, असम एंड मणिपुर, यहाँ पे आपका आफ्सपा एक्ट लागू होता है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश भी एक याद रखना, अरुणाचल प्रदेश वन मोर पुलिस स्टेशन हैज डिक्लेयर्ड अ डिस्टर्ब एरिया। अरुणाचल प्रदेश में क्यों होता है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे मिलिटेंट एक्टिविटीज़ ज़्यादा होने की वजह से थोड़े से ये स्टेट्स हमारे क्रिटिकल होते हैं, और इनको हम स्पेशल ध्यान देते हैं इन सारे स्टेट्स पे, इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, आफ्सपा 1958 में लाया गया था, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए लाया गया था, जिसमें असम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय सब हुआ करते थे। बट अब इतने सारे डिस्टर्ब एरिया नहीं है, ठीक है। अब डिस्टर्ब एरियाज का थोड़ा सा डिस्टर्ब एरियाज क्यों कह रहे हैं हम इसको? क्योंकि यहाँ पे जो पब्लिक ऑर्डर है वो मेंटेन करने में दिक्कत आती है, इस वजह से वहाँ पे आर्म फोर्सेस बनाई जाती हैं। अभी आपने आफ्सपा पढ़ा था ना, उससे ही रिलेटेड ये है, ओके। नेक्स्ट है एक्सरसाइज इन न्यूज़। अब देखो, ये एक्सरसाइज करके जानी है आपको, ठीक है, जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं। तो शिन्योमैत्री किसके किसके बीच में होती है? इंडियन एयर फोर्स में, और नाम से ही आपको पता चल रहा है शिन्यू, तो शिन्यू क्या हो जाएगा? जापान। तो जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्सेस और इंडियन एयर फोर्सेस के बीच में जो एक्सरसाइज होती है दैट इज कॉल्ड शिन्योमैत्री। डस्लिक 2023 में हुई थी। ये किसके किसके बीच में? तो इंडियन आर्मी और उज्बेकिस्तान आर्मी के बीच में हुई थी। फ्रिंजेक्स नाम की एक एक्सरसाइज है जो कि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड द फ्रेंच। नाम में ही देख लो, फ्रिंजेक्स यानी फ्रांस और इंडिया, ठीक है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। तो नाम से ही इसका काम निकालना है आपको। फिर बोल्ड कुरुक्षेत्र, अब ऐसे नाम आपको नहीं याद रहेंगे, तो बोल्ड कुरुक्षेत्र किसके बीच में? इंडिया और सिंगापुर के बीच में। सी ड्रैगन, वेरी इंपॉर्टेंट, सी ड्रैगन किसके बीच में? एंटी सबमरीन वॉरफेयर था, एक्सरसाइज थी नेवी फ्रॉम इंडिया, यूएस, जापान, कनाडा, रिपब्लिक ऑफ कोरिया। तो इतनी कंट्रीज इसमें सी ड्रैगन 23 में इन्वॉल्व थी। देन कोबरा वॉरियर, तो कोबरा वॉरियर एयर एक्सरसाइज है जिसमें यूनाइटेड किंगडम है, एयर फोर्स ऑफ इंडिया है, फिनलैंड है, स्वीडन है, साउथ अफ्रीका, यूएस, यूके, सिंगापुर। तो इतनी सारी कंट्रीज हैं, क्या करना है? नहीं याद करना है, इतनी कंट्रीज को याद नहीं करना। 5 तक हैं तो याद कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं याद करनी है आपको। कोनकान 2023 की किसके किसके बीच में हुई? नेवी ऑफ इंडियन एंड रॉयल नेवी यूके के बीच में। देन ला पेरोस किसके बीच में होती है? फ्रेंच नेवी और इंडियन नेवी के बीच में, इंडो पैसिफिक रीजन के लिए। और इसमें पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज भी होती हैं लाइक इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूके, ठीक है। इसी में आपको क्वाड दिख रहा होगा, तो आज ही क्वाड की ग्रुपिंग भी याद कर लो, क्वाड प्लस याद कर लो, वेस्टर्न क्वाड याद कर लो। ये सारी मैं जो बता रही हूँ इनको आज ही आपको ख़त्म करनी है याद करके, और इनको कमेंट सेक्शन में भी डालना है। एक गूगल करोगे ये सारी खुल के आ जाएंगी, तुरंत याद कर लो इनको। देन बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरिया बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन ट्रिटी एक हुई थी यूनाइटेड नेशन हाई सीज ट्रिटी के बीच में। तो इसमें बायोडाइवर्सिटी एरिया से रिलेटेड है कि हाई सीज में भी बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप यूएन क्लॉज जानते हो,
यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, तो उसमें आप पढ़ते हो हाई सीज का एरिया। हाई सीज वो सीज होती है जो आपके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से भी आगे होती है। अब क्या होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन? तो मान लीजिए ये हमारी इंडिया है, अगर मैं यहाँ पे, सॉरी जस्ट अ मिनट, अगर मैं यहाँ पे इंडिया ड्रॉ करूँ तो इस हमारे इंडिया के यहाँ पे पूरा सी का एरिया है, ठीक है। तो इस सी का एरिया में, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक 200 नॉटिकल माइल्स तक जो रीजन है, इस अपने शोर लाइन से लेके पूरा ये वाला रीजन है, इसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के आगे का एरिया हाई सीज कहलाता है, जिसमें हमारा जो अधिकार है वो नहीं है, मतलब एक लिमिटेड मात्रा तक है जब तक हमको परमिशन ना मिले। लेकिन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक हम जो है माइनिंग वगैरह, फिशिंग वगैरह कर सकते हैं, बट हाई सीज के एरिया में नहीं कर सकते। तो उससे रिलेटेड ये आपका ट्रिटी लाई गई है यूनाइटेड नेशन की, ठीक है। तो बस मैं आपको इसके थ्रू यही समझाना चाह रही थी, और यहाँ पे आपके लिए ये फिगर भी लगाया गया है ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आए, मैरीटाइम जोन वगैरह। तो यूएन क्लॉज में आपका टेरिटोरियल सी होता है 12 नॉटिकल माइल्स तक, उसके बाद आपका 24 नॉटिकल माइल्स तक कॉन्टिग्यूअस जोन होता है, और फिर यहाँ से लेके 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। उसके बाद हाई सीज का एरिया आता है, ठीक है। तो आपको बस इतना यहाँ पे याद रखना है। देन यहाँ पे आप मेजर प्रिंसिपल अप्रोचेस देख सकते हो। काफ़ी चीज़ें हुई हैं क्योंकि बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है ना, जैव विविधता कहते हैं जिसको हम। तो इस वजह से काफ़ी सारी चीज़ें हैं, हर चीज़ें नहीं पढ़ सकते, इस वजह से इन सारी चीज़ों को आप छोड़ दो फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम। देन आज बात आती है राइट टू रिपेयर की। तो राइट टू रिपेयर न्यूज़ में था, क्या है? राइट टू रिपेयर फ्रेमवर्क एक्सटेंड करवाया गया अक्रॉस 4 सेक्टर्स इन इंडिया, और इस फ्रेमवर्क को एक्सटेंड करवाने का मतलब है थोड़ा सा बढ़ाया गया इसको ड्यूरेबल्स, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल इक्विपमेंट्स और फार्म इक्विपमेंट्स पे राइट टू रिपेयर का जो है वो लॉ एक्सपैंड कराया गया है। तो बस आपको इतना सा याद रखना है। देन राइट टू रिपेयर है क्या? तो एक लीगल फ्रेमवर्क है दैट इनेबल्स द कंज्यूमर टू रिपेयर, है ना। अगर आप जाते हो दुकान पे तो आपका ये अधिकार है कि आपको रिपेयर करके चीज़ें दी जाएं, तो राइट टू रिपेयर उसके अंडर आता है। उसके बाद फॉरेस्ट राइट इन इंडिया आता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, ठीक है। 38% जो है हमारे फॉरेस्ट एरियाज को राइट मिला है, लाइक जो वहाँ की ट्राइबल हैं, जो ट्राइबल्स हैं उनको राइट मिलता है कि वो वहाँ पे रह सके, जो अपना जीवन यापन कर सके, नॉन फॉरेस्ट प्रोड्यूस को एक्सेस कर पाएँ, ठीक है। नॉन फॉरेस्ट प्रोड्यूस वो होते हैं जो फॉरेस्ट नहीं देता है, जिनको वो अपने लाइवलीहुड में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बैम्बू। अगर आपको पता होगा तो बैम्बू जो है वो नॉन फॉरेस्ट प्रोड्यूस में ऐड किया गया है, तो बैम्बू को वो उस पर एक्सेस कर सकते हैं जो हमारे ट्राइब्स होते हैं, तो उससे रिलेटेड है। देन आपका आता है बायोफ्यूल्स। बायोफ्यूल्स न्यूज़ में था, डायरेक्टरेट ऑफ जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड जो हैं उन्होंने बायोफ्यूल एक्सपोर्ट पॉलिसी को अमेंड किया था 2018 की नोटिफिकेशन में, जिसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो हमारे हैं, जैसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होते हैं सीज में, वैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन हमारे इकोनॉमिक से रिलेटेड है, जिसमें हमारे बोथ फ्यूल एंड नॉन फ्यूल पर्पसेस के लिए यूज़ होने वाली चीज़ें फीड स्टॉक में रखी गई हैं। अब देखो बायोफ्यूल इंपॉर्टेंट हो जाता है। बायोफ्यूल में 4 जनरेशन होती है, एक होती है फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल एडिबल मासेस से निकाला जाता है, मतलब जो आप खाते हो वहाँ से जब फ्यूल निकाला जाता है तो वो हम बायोफ्यूल कहते हैं। बट ये हमारे लिए अच्छा इसलिए नहीं होता क्योंकि हम खाद्य पदार्थ वैसे भी कम ही है और उसको फिर एक्सेस करके वहाँ से फ्यूल निकाल रहे हैं, तो वो थोड़ा एक्सट्रीम हो जाता है इसी वजह से। देन सेकेंड जनरेशन नॉन एडिबल बायोमास से निकाला गया, फिर हमने सोचा कुछ ऐसा करें कि नॉन एडिबल से लाया गया। थर्ड जनरेशन में हमने एल्गाल बायोमास निकाला, यानी जो ब्लू ग्रीन एल्गाए होते हैं, माइक्रो और मैक्रो एल्गाई होते हैं, वहाँ से निकाला। और फिर फोर्थ जनरेशन में हमने ब्रेक थ्रू किया, ब्रेक थ्रू में पायरोलिसिस वाली एक टेक्निक लाई,
सोलर टू फ्यूल एक एनर्जी जनरेट करी, यानी सन की एनर्जी टू द फ्यूल, और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से भी हमने बायोफ्यूल बनाया है, जीएम बोलते हैं जिसको। देन डीसेलिनाइजेशन ऑफ प्लांट, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने ग्रीन सेल्फ एम्पावर्ड डीसेलिनाइजेशन प्लांट लक्षद्वीप में लगाया था, तो इससे रिलेटेड है। तो लक्षद्वीप याद रखना, अगर डीसेलिनाइजेशन प्लांट नाम आता है तो लक्षद्वीप टिक करके वहाँ पे आपको आना है। देन बात आती है राइट टू हेल्थ की, तो राइट टू हेल्थ रिसेंटली क्या किया ना, राजस्थान ने ये बोला कि राइट टू हेल्थ सबको है, इस वजह से हर कोई अपना फ्री वहाँ पे इलाज करवा सकता है, ऐसा बोल दे। तो वहाँ के डॉक्टर्स ने जो है स्ट्राइक कर दी थी, ठीक है, बिकॉज उनको भी अपना घर चलाना है, तो उनको भी कोई इनकम चाहिए। अगर आप राइट टू हेल्थ दे दोगे और सब लोग फ्रीली अपना इलाज करवाएंगे, तो वो फिर अपनी इनकम कहाँ से जनरेट करेंगे वो, इस वजह से राइट टू हेल्थ का इशू थोड़ा न्यूज़ में आता है। किस गवर्नमेंट ने किया था ये याद रखना, राजस्थान गवर्नमेंट ने किया था। वो पहला इंडियन स्टेट है जिसने राइट टू हेल्थ एक्ट लाया है, ठीक है, तो राजस्थान का नाम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में कौन रही हैं टॉप पे, सबसे पहले तो याद रखो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क रिलीज करता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, और इसमें जो है कि फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड, ये तीन हैं जिन्होंने टॉप किया है, और जो बॉटम है यानी जो टॉप नहीं करे हैं, एकदम बॉटम में रहे हैं, वो है अफगानिस्तान, लेबनान एंड सीरिया लेनो। तो ये आपको याद रखना है। इंडिया अपने नेबर्स से बिलो में है, मतलब चाइना, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश से काफ़ी नीचे है, और भूटान को नहीं लिस्ट किया गया है, ठीक है। इंडिया की रैंक कितनी रही है, तो 126 रही है, ये याद रखना क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाएगा। देन भारत 6G मिशन, भारत 6G मिशन में क्या है, 6G विजन के तौर पे लाया गया है, हमारी जो आंखें हैं वो 6G की तरफ अब रोल आउट कर रही हैं, तो उससे रिलेटेड है, यानी 5G को भी अब हमको छोड़ना है पीछे और 6G की एनर्जी लेके आनी है, ठीक है। देन स्पेस टूरिज्म बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। स्पेस टूरिज्म क्या करवाएंगे कि हम स्पेस में टूरिस्ट एक्टिविटी करवाएंगे, यहाँ से भी हम अपनी इनकम को जनरेट करेंगे 2030 तक। तो इसरो ने ये प्लान करा था, तो आपको ये याद रखना है, इसरो ने स्पेस टूरिज्म प्लान किया था 2030 तक हम स्पेस टूरिज्म स्टार्ट करवा देंगे, तो कुछ ऐसी बातें चली थी। देन लॉन्च व्हीकल मार्क 3, तो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 सक्सेसफुली 36 वन वेब सैटेलाइट जो है वो ऑर्बिट में डाली गई, जो कि हैवीएस्ट थी इसरो के द्वारा। तो आपको ये याद रखना है किस कंट्री ने कराई है, इंडिया ने ही कराई है लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3, ठीक है। देन कंट्रोल्ड री एंट्री ऑफ सैटेलाइट, तो कंट्रोल्ड री एंट्री ऑफ सैटेलाइट जो कि मेगा टॉर्पॉइज भी बोलते हैं जिसको, टॉर्पिक्वाइज 1 MT सैटेलाइट 1, उसकी भी री एंट्री इसरो ने करवाई है। देन है माटुआ कम्युनिटी, माटुआ कम्युनिटी न्यूज़ में थी, क्या था, पीएम ने अर्ज किया था कि माटुआ महामेला वेस्ट बंगाल में लगता है, उसको विजिट किया जाए। तो आपको अगर पूछा जाए कि माटुआ कम्युनिटी कहाँ मिलती है, तो वो वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है, ये याद रखना है, ठीक है। श्री हरिचंद ठाकुर की मतलब बर्थ एनिवर्सरी पे मेला ये लगाया जाता है, जो कि सेक्ट वैष्णविक हिंदुइज्म माटुआ के सेक्ट से के फाउंडर रहे हैं, ठीक है। देन आता है कत्तू नायकन ट्राइब, तो कत्तू नायकन ट्राइब जो है ऑस्कर अवार्ड जो एलिफेंट विस्कर को मिला, आपको पता होगा, ये याद रखिएगा आप, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। एलिफेंट विस्पर्स को ऑस्कर अवार्ड दिया, और इसके साथ साथ आपके सॉन्ग नाटू नाटू को भी ऑस्कर अवार्ड मिला था, ठीक है। कुछ रायमोसी ट्राइब से रिलेटेड है, आप एक बार इसको पढ़ लेना, रंपा रेबेलियन, ठीक है। और अल्लूरी सीतारमन राजू के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो एलिफेंट विस्पर्स में जो ऑस्कर अवार्ड दिया गया है वो किस ट्राइब की लेगेसी को दिया गया है, तो वो कत्तू नायकन ट्राइब थी। तो कत्तू नायकन ट्राइब एक पीवीटीजी है। पीवीटीजी क्या होती है, 75 हमारे पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं इंडिया में। तो कहाँ पे मिलती है कत्तू नायकन ट्राइब, आपको तमिलनाडु केरला में मिलती है, नीलगिरी के सराउंडिंग एरिया में, और द्रविडियन लैंग्वेज में ये लोग चीज़ें बोलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आप प्लेसेस इन न्यूज़ देख सकते हो, कौन कौन सी प्लेसेस न्यूज़ में थी। आई थिंक आपको यहाँ पे क्लियर विजिबल हो रहा होगा, एंड इफ नॉट आई ट्राई
यस, आप यहाँ पे देख सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट रीजन आपके लिए हो जाता है, एक तो ये जॉर्डन वाला रीजन है, बिकॉज यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, तो आपको ये जॉर्डन वाला रीजन और ये रोमानिया, क्योंकि इंडिया और रोमानिया के रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं, तो इस वजह से ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और इजिप्ट वाला रीजन, आपको ये 3 रीजन्स एक बार अच्छे से देख लेने हैं फ्रॉम दिस मैप। पेरू वगैरह में भी अर्थक्वेक आया था रिसेंटली, तो अगर जाओ तो ठीक है, अदरवाइज इतना डीप मत जाना। इंडिया में जो प्लेसेस इन न्यूज़ हैं, तो चांगथंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहाँ है, लद्दाख में है, याद रखना। देन ताशिदिंग मोनास्ट्री कहाँ है, तो सिक्किम में है। देन नामडाफा नेशनल पार्क, तो वो कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ है, दैट इज़ इन मणिपुर। मेरे साथ साथ इसको रिवाइज करते चलो। बटरफ्लाई इको पार्क कहाँ है, त्रिपुरा में। शिशुपालगढ़ उड़ीसा में। गांधामर्धन हिल उड़ीसा में। देन पुष्पागिरी क्षेत्रम आंध्र प्रदेश में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, महाराष्ट्र में है, क्योंकि कुछ क्रैक्स आए थे उसके अंडर, तो इस वजह से ये न्यूज़ में आया था। देन बारदा गुजरात, बारदा कहाँ है, गुजरात में, जहाँ पे प्रोजेक्ट लॉयन चलाया गया था। देन नीरू स्ट्रीम जम्मू कश्मीर की, तो ये याद रखना, यहाँ पे यूरेशियन ओटर्स स्पॉट किए गए हैं। तो इतनी आपकी ये न्यूज़ है। एक वीडियो और आएगी, इसके बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना है। इस पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो या फिर हमारी ऐप से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ नहीं अवेलेबल होगी, तो वहाँ हमारी ऐप को डाउनलोड करिए, टारगेट गुरुकुल, और वहाँ से इस पीडीएफ को एक्सेस करिए। इस वीडियो का एक बार और रिविजन करिएगा, और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं जिनको आपको लगता है कि दे नीड दिस हेल्प, तो उनको भी शेयर करिए एज मच एज पॉसिबल। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। टिल देन, हैप्पी लर्निंग, जय हिंद।